आर्क फाउंडेशन। इसकी शुरुआत हुई थी तकरीबन 30 साल पहले जेएनयू के अंदर। और इसका शुरुआत जो है अचानक हुई थी एक बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से। हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे और हॉस्टल में मुझे जो खाना खिलाते थे सुबह दोपहर शाम, उनका बेटा लगातार 3 साल से हाई स्कूल में वो फेल हो रहा था। बहुत परेशान था। वो देखता था कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो भी कभी ऐसे ही बनेगा, आएगा, रहेगा हॉस्टल में। इसको लेके बहुत ही चिंता थी उसको। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि उसका बेटा पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम करे वो। तो वो आता था हॉस्टल में, सुबह भी बोलता था लोगों से, शाम को भी जब भी मिलता था खाने के वक्त, नाश्ते के वक्त, तो उसका यही था कि कोई मेरे बच्चों को पढ़ा देता तो इस साल वो निकल जाएगा, वो मतलब पास हो जाएगा। और क्योंकि जो लोग बच्चे थे वहाँ पे, स्टूडेंट थे एमए के, एमफिल के या फिर ग्रेजुएशन के, सबका भी एग्ज़ाम होता था, तो सारे लोग बिजी थे, है ना, तो कोई टाइम दे नहीं पाता था। मेरे दिमाग में आया कि चलो कोई बात नहीं, हम ही उसको जो है हफ्ता में 1 घंटा दे। हमारे यहाँ जो है जेएनयू में गंगा ढाबा है, जहाँ पे अक्सर सारे जेएनयू के लोग वहाँ पे जाते हैं चाय पीने के लिए। 24 घंटा में 1 दफ़ा तो लोग जाता ही है गंगा ढाबा। और वो गंगा ढाबा ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, खुशी गम, प्रोटेस्ट होता है या कोई न्यूज़ आने वाला होता है, तो वहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। तो इट्स वेरी वाइब्रेंट प्लेस जहाँ पे चाय लोग पीते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल और लोकल सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ करती थी वहाँ पे। तो हम लोग जाते थे। मैंने सोचा चलो एक दिन हम गंगा ढाबा नहीं जाएंगे, and I will give that hour to this child। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा करो, हफ्ता में 1 दिन हम दे देंगे, बाकी आप देख लो। वो कहा कि सर 1 दिन में क्या होगा, हाई स्कूल का इम्तहान है, बोर्ड के इम्तहान है, इजी। मैंने कहा औरों को बात करो कि और दे दे मान लो। तो गया, तो मैंने उसको आइडिया दिया कि तुम्हें 7 लोग चाहिए 7 दिन के लिए, है ना। तो गया वो देखा, लेकिन somehow he could not mobilize। Then he came back to me कि सर आप ही बोल दो, है ना, मुझसे तो कोई सुनता नहीं। लोग यही कह रहा कि यार अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ कुछ है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक पम्फलेट लिखा मैंने। वो जेएनयू का एक कल्चर है पम्फलेट का। When you go to mess, you will find pamphlet and people read it while having lunch या dinner या breakfast, so you will find। तो हमने पम्फलेट लिखा, हाथ से ही लिखा, और उसको मैंने जो वाटर कूलर होता है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पे हमने उसको चिपका दिया। और उसमें अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हमने उसमें यही लिखा था कि जो इंसान सुबह दोपहर शाम हमारी सेवा करता है, हमें चाय पिलाता है, हमें खाना खिलाता है, क्या हम उसके लिए हफ्ता में 1 दिन गंगा ढाबा न जा कर के उसके बच्चों को नहीं दे सकते, है ना। भाई ठीक है, आई हैव गिवन 1 डे एंड इफ वी फाइंड 6 मोर पीपुल, हिज चाइल्ड कैन गेट एजुकेशन। तो ऐसा करके मैंने उनको लिखा था। इसके रिस्पांस में लोग मुझसे आए, मिले, पूछे क्या बात है, कैसे करें, कहाँ पढ़ाएंगे। तो मेरे पास करीब 6-7 लोगों का नाम आया। तो हम वो 7-8 लोग जो थे, हम लोग मिले। फिर जब बात करते करते वो 10 लोग हो गया। हम लोग मेस की टेबल पे ही, मगर ठीक है आज शाम को मिलेंगे, तो मेस टेबल पे ही हमने बातें किया कि ठीक है ये बच्चा है इसका और ये क्लासेस पढ़ानी है, जो सब्जेक्ट के बारे में पता किया कौन कौन सब्जेक्ट वीक है उसका, तो हम में से किसको वो सब्जेक्ट अच्छा आता है वो पढ़ाएगा। इस तरह से जो फाइनली हमारी एक टीम बन गई 10 लोगों की कि ठीक है वी विल टीच, है ना। 7 दिन हो गया और 3 जगह हमने एक्स्ट्रा में रख दिया कि
किसी दिन कोई नहीं जाएगा तो ये चले जाएंगे। सो जब 10 लोग हम लोग मिले, बैठे हम लोग मेस के अंदर ही, और उनसे तय किया कि यार जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई एमए किया हुआ है, कोई एमफिल किया है, कोई ग्रेजुएशन है, इतने बड़े लोग पढ़ाएंगे, सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाएंगे। व्हाई नॉट यू टीच ऑल द चिल्ड्रेन दोज वन इन 9th and 10th स्टैंडर्ड टुगेदर। तो हमने उस जो मेस वर्कर था उसको बुलाया कि भाई देख, हम लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक को नहीं पढ़ाएंगे हम लोग आएंगे तुम्हारे यहाँ, हमें जो पार्क में एक जगह दे दो, लेकिन जितने भी 9th और 10th के बच्चे हैं सबका मुझे एक लिस्ट दे दो और सबसे मिलवाओ। तो वो बहुत खुश हुआ और वो गया, ये काम उसने अपने बच्चों को दे दिया। तो उसके साथ के बच्चे और सबको मिला करके वी हैड अ मीटिंग इन द पार्क में ही जो है। और वहाँ से फिर जो आकर के फिर हमने जो है इसका नाम रखा था 2 hours a week इस प्रोग्राम का। एंड देन द आइडिया वाज सर्कुलेटेड एज 2 hours a week मीन्स हफ्ता में 2 घंटा, यानी कि our volunteer will give 2 hours in a week, that means 7 people will give 14 hours in a week, है ना। इससे जो है then we mobilize more student। तो हमने 2 डिवाइड कर लिया कि 9th को अलग पढ़ाता था, 10th को अलग पढ़ाता था। and then we become very famous। ये अपने तरह का एक नया एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, ऐसा हम लोग जाते थे और आते थे, वहाँ से बस जाती थी 615 और बस पास हुआ करता था, वहाँ बैठे और आरके पुरम जो चर्च है सेक्टर 2 का, उस चर्च के पीछे एक स्लम हुआ करता था। उस स्लम का नाम था धापो कॉलोनी। तो उस स्लम में वो रहता था वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि बस से वहीं पहुँचे, वहाँ से बस पकड़े सीधे वापस। और 4 बजे जाते थे हम लोग और 6 बजे पढ़ा के वापस लंच डिनर के टाइम आते थे। So the project what is become so popular 2 hours a week, then students started coming. There was a time then you have to fix a fees कि जो लोग पढ़ाएंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा हो गए थे। तो हमने 100 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करना शुरू किया कि जिनको पढ़ाना है उनको 100 रुपया लगेगा। तो उसमें भी ज़्यादा लोग हो गए। देयर वाज अ टाइम कि वी गॉट 150 वॉलंटियर्स। और उस 150 वॉलंटियर्स में क्या हुआ कि देन वी हैड अनदर सेंटर इन अनदर स्लम। हमने वहाँ पे तो हमने 2 स्लम शुरू किया, 2 सेंटर शुरू किया, और ये वो बच्चा पास हुआ और उसके बच्चे के साथ और लोग भी पास हो गए, है ना। और देयर आर मेनी पीपल हु ज्वाइन, एंड देन उसमें फिर हमारे ऊपर ब्लेम भी आने लगे कि तुम अपने दोस्तों को चांस देते हो, मुझे चांस नहीं देते हो, है ना। और ऐसा कुछ नहीं था, जो सामने पड़ जाता आज कल तुम चले जाना। दिस वाज अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ सिलेक्शन कि अच्छा कल तुम चले जाना, परसों तुम चले जाना, तुम धापो चले जाना, तुम रंगपुर पहाड़ी एक था या कोई ऐसे कुछ कुसुमपुर पहाड़ी, तो एक कुसुमपुर पहाड़ी में सेंटर था, तुम कुसुमपुर पहाड़ी चले जाना। तो दिस वे वी स्टार्टेड। And then when we what leaving JNU, तो लोगों ने कहा कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, it should not die, तो let us register it। तो ये हमने शुरू किया था 1995 में, और जब 2000 में we decided to get it registered। तो वहाँ पे इसको लेके, नाम को लेके बहुत सारे चर्चे हुए थे। किसी ने कहा कि एक्शन फॉर स्लम डेवलपमेंट, किसने कहा एक्शन फॉर विलेज डेवलपमेंट, किसने, लॉट्स ऑफ नेम केम अप, एंड फाइनली देयर वाज अ फ्रेंड कॉल्ड एनी रोमानोस। तो वो अपना प्रस्तुत लेके आया। एनी ने कहा था कि नहीं, जो आप लोग काम कर रहे हो एक्चुअली आप लोग बच्चों को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, है ना। तो देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ आर्क, नोहाज आर्क, है ना। जो नोहा ने आर्क बनाया था, ये था कि गॉड के कहने पे नूह ने
एक बहुत बड़ा नाव तैयार किया था। और ये उसमें ये था कि चूँकि उस समाज में बहुत सारे करप्शन आ गए थे, तबाहियाँ आ गई थी, है ना? बहुत बुराइयाँ आ गई थी, तो गॉड ने कहा था कि एक ऐसा बेड़ा यानी नाव बनाया जाए जहाँ पर हर जीव के एक एक जोड़ा वहाँ पे रखा जाए। जैसे शेर है तो शेर का नर मादा, हाथी का नर मादा, इंसान का नर मादा, है ना? सारे परिंदों का सभी का एक एक जोड़ा वहाँ पे उस पे रखना था, ताकि जब फ्लड आएगा तो वो लोग बच जाएंगे, ताकि सृष्टि का दोबारा से रचना होगा, रिक्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना? तो ऐसा ही हुआ। नूह अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, बाइबल में नूहा कला कहा जाता है। ये कहानी जो है सप्तऋषियों की कहानी इंडिया में भी है कि सप्तऋषि ने नाव बनाया था, है ना? ये कहानी, तो ये जितने भी सिविलाइजेशन है जो नदियों के किनारे बसी हुई है, वो वहाँ के सिविलाइजेशन में ऐसी कहानियाँ हैं, है ना? तो ये नाम भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग, उनका ये कहना था तुम लोग भी फ्लड आया हुआ है ना? फ्लड ऑफ करप्शन है, अशिक्षा का फ्लड है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, these all are kind of flood and you are also trying to save. नोहा भी एक क्या बोलते हैं कि ऐसा इंजीनियर नहीं था, तो सिंपल कॉमन मैन फ्रॉम दैट विलेज, दैट एरिया। तो गॉड ने उसको ये काम सौंपा, तो ही वॉज अमेच्योर इंजीनियर। ऐसा नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं था वो नाव बनाने में, है ना? जैसे टाइटेनिक वाला था, एक्सपर्ट थे लेकिन वो डूब गया। तो ये भी कहा था कि तुम लोग भी ऐसे एक्सपर्ट नहीं हो, वी आर आल्सो नोवाइस, यू आर आल्सो अमेच्योर, सो इट्स बेटर टू क्रिएट आर्क नॉट टाइटैनिक। उस जमाने में एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, सो वी आर कंपेयरिंग व्हाई नॉट टाइटैनिक, व्हाई आर्क। सो टाइटैनिक वाज बिल्ट बाय लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, जो समंदर के एक्सपर्टीज होते हैं, बहुत सारा एक्सपर्टीज इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो बट नोहास के था, वो लोकल लोग, गांव के लोग अपना लकड़ी तोड़ के लाए, उसको बनाए लकड़ी से, एंड दे कुड सेव द होल लाइफ टू रिक्रिएट, सृष्टि का दोबारा रचना कर सके। तो हमने वी थॉट लेट्स कीप आर्क, देन आर व्हाट विल बी द सेकंड नेम, द आर्क सोसाइटी, आर्क NGO, आर्क डेवलपमेंट एक्शन, बहुत सारा नाम आया थे। फाइनली वी एग्रीड ऑन आर्क फाउंडेशन। सो दैट वे द नेम ऑफ आर्क फाउंडेशन केम, एंड वी व्हाइल गिविंग द नेम we also, because we are working on children, and we are working on children those who are exploited in the slum, because we are working in the slum, you could see the children are being exploited. So we decided that we will create a society. We say our dream will be to create a system where every child can get access to free and quality education, access to health care, and a society free of violence and exploitation. तो ये हमारा एक तरह से विजन माना बाद में जाकर के कि हम ऐसा समाज का संरचना करेंगे जहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगा और क्वालिटी शिक्षा मिलेगा। तो इस तरह करते करते आर्क फाउंडेशन का बुनियाद पड़ा, और हम लोगों ने 2002 में जाके इसको दिल्ली में एज ए ऑल इंडिया सोसाइटी रजिस्टर किया। सो व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रजिस्टरिंग आर्क फाउंडेशन, सो वी थॉट ऑफ a vision for children, because this is a child focused area. We started with children, so focus was with children, and we thought that
those who were associated with ARC Foundation, now they are in different states, different country also. At that time, it's that wherever we will be working, we will strengthen government school. So I started from my own village. My village had primary school. तो प्राइमरी के बाद हम लोगों को इसीलिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। प्राइमरी के बाद मैं अलीगढ़ चला गया। तो पहले सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मेरे गांव में जो स्कूल है उसको अपग्रेड करना है। तो हमने उसको 8वीं तक किया और ये हमारा विज़न रहा कि जहाँ जहाँ हम काम करें, क्योंकि सरकारी स्कूल ज़रूरी है। हर बच्चा के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ सके, और जो भी सरकारी स्कूल हो वो उसी गांव में हो। यानी बच्चा गांव से दूर अगर जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाते। एक था हमारा ये था। दूसरा ये था कि एक्सेस टू हेल्थ केयर। हर बच्चे को एक तो न्यूट्रिशन मिले, उसको जो टीका होते हैं BCG का, टेटनस का, है ना, प्रॉपर जो है उसको पोषण आहार मिले ताकि वो हेल्दी चाइल्ड बने। क्योंकि हम लोग उस वक्त तक समझ गए थे कि भूखा बच्चा स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो उस भूखे बच्चे को कैसे भोजन मिले, इस पे भी हमने काम करना शुरू किया। तो फिर उसको हमने आंगनवाड़ी से जोड़ना शुरू किया, उसको हमने बाद में चल के मिड डे मील से जोड़ना शुरू किया ताकि कम से कम एक वक्त का खाना उसको मिले। फिर उसको जो है हेल्थ केयर शुरू किया कि जो ही बच्चा हो बीमार हो तो उसमें तो एक दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट था, फोकस था ये हेल्थ केयर का था। तो और तीसरा हमारा था चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड एक्चुअली ये तीनों आप देखोगे आपस में जुड़ा हुआ है। भूखा बच्चा रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं है, वो he or she will not live a dignified life। और वो तो उसके लिए फिर हमने जो है एक ब्रॉडर लेवल पे काम करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ बच्चे असुरक्षित है। उसको हमने जो लोग भी हम लोग आर्क फाउंडेशन जहाँ काम करता था वहाँ पे ये चिन्हित किया, उसको आइडेंटिफाई किया कि बच्चे जो हैं गांव में कहाँ कहाँ असुरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे गांव में कोई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे एडल्ट रुकते हैं, वो खाने पीने की बात होती है वहाँ पे ना, बहुत सारे आप जाओगे गांव में भी आजकल शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो स्कूल को बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे बच्चे ट्रैफिक हो सकते हैं, है ना। तो ये सब गांव का आइडेंटिफाई किया। फिर ये आइडेंटिफाई किया कि बच्चे अगर खतरा महसूस करते हैं तो किसको कांटेक्ट करेंगे, वो कौन से लोग हैं अपने माँ बाप के अलावा जिसे वो कांटेक्ट करें। हो सकता है माँ बाप घर पे नहीं हो तो गांव का प्रधान हो सकता है, पुलिस थाना हो सकता है। ऐसे हमने मैपिंग किया कि उस गांव के आसपास क्या क्या चीज़ है जिसको वो बच्चा कांटेक्ट कर सकता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। तो ये ब्रॉडली जो 3 जो है। लेकिन लेटली क्या किया हम लोगों ने, पिछले कई सालों से हमने एक क्लाइमेट चेंज पे भी काम करना शुरू किया है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है और क्लाइमेट चेंज है ये डायरेक्टली लिंक है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यू कैन सी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलने से झरने भर रहे हैं, झरना बढ़ने से नदी में पानी बढ़ रहा है, नदी में पानी बढ़ने से फ्लड आ रहा है ना। जब फ्लड आ रहा है तो ये एक आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक जगह है बिहार में कोसी फ्लड आया था।
हम लोगों ने उसकी स्टडी किया था कोसी फ्लड के बारे में। तो उसमें क्या है कि चाइल्ड मैरिज जो कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था उस एरिया का, कि अगर फ्लड आ गया है, काम रोजगार नहीं है, तो बच्चों को शादी कर दो तो कुछ दहेज मिल जाता था, तो उससे उनको काम चलता था, और लड़की की शादी हो जाती थी तो उससे छुटकारा मिल जाता था। तो दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। तो चाइल्ड मैरिज बिकम द इन स्पाइट ऑफ पॉक्सो एक्ट, इन स्पाइट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट। जब बाढ़ आती है, आपदा आता है, तो बच्चों शिक्षा से दूर होते हैं और वो शादी के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस पे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि क्लाइमेट चेंज कैन बी अ इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क टू एंश्योर चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड।